नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगी उत्तराखंड महिला कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नर्सिंग महिला अभ्यर्थियों से दुर्व्यवहार के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस का प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जहां नर्सिंग महिला अभ्यर्थियों से दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली है। महिलाओं के साथ अभद्रता का पुलिस पर आरोप लगा है। घटना को लेकर महिलाएं कांग्रेस में ज्यादा जोरदार आक्रोश है। घटना को लेकर महिला कांग्रेस में जोरदार आक्रोश दिखाई दे रहा है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली है, जिसके चलते आज प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। घटना को लेकर महिला कांग्रेस में जोरदार आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दूर पुलिस मुख्यालय का घेराव करने की तैयारी में कांग्रेस महिला तैयार नजर आ रही है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेगी। महिलाओं के साथ अभद्रता का पुलिस पर आरोप लगा है, जिसके चलते लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस घटना को लेकर महिला कांग्रेस में भी जोरदार आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज पुलिस मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान कांग्रेस महिला आयोग की तरफ से किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से जो घटना हुई और महिलाओं में इसको लेकर आक्रोश है, वहीं महिला कांग्रेस की तरफ से भी अब ऐलान किया गया है कि प्रदर्शन किया जाएगा, घेराव किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, आज जो है उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश महिला जो अध्यक्ष हैं, उनकी अगर देखा जाए तो ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज महिलाएं जो हैं एकत्रित होकर कांग्रेस भवन से सीधे पुलिस मुख्यालय की तरफ जो है घेराव करने के लिए जो है जाएंगी। और आज इस घेराव का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो वो यह है कि कल उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच के तत्वाधान में जो है नर्सिंग की जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने जो है सीएम आवास की तरफ कूच किया था। और उस दौरान उनका आरोप है कि वहाँ पर जो है महिला पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और इसके साथ साथ मारपीट की है। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया और जिस तरह से उनके आरोप रहे हैं, उस आरोप को देखते हुए जो गुस्साई महिलाएं हैं, अब जो कांग्रेस कमेटी है, वो इस पर जो है अगला रुख यही अपना रही है कि आज मुख्यालय जाकर वह प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। 11:30 बजे का समय रखा गया है और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा जाएगा और ज्योति रौतेला इसके के नेतृत्व में कार्यक्रम जो है होगा। और वहाँ से जो मुख्यालय है कांग्रेस का, वहाँ से सीधे तौर पर जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ महिलाएं कूच करेंगी। हालांकि पुलिस प्रशासन की हम बात कर लें तो पुलिस प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही पुलिस मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही जो है उन महिलाओं को रोकने का प्रयास जो है पुलिस प्रशासन जो है वो करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, एक तरफ जहां कांग्रेस अब प्रदर्शन करने को तैयार है, पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगी, वहीं जो बीते दिन नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन चल रहा था, उस पर क्या कुछ अपडेट है? क्या आज भी वो प्रदर्शन जारी रहेगा? नहीं देखिए, वो कल उन्होंने आवास पर कूच करने का आह्वान किया था, उसी के चलते जो है नर्सिंग के जो जितने भी अभ्यर्थी थे वो जो है एक साथ उन्होंने कूच किया। और वो वर्षवार को लेकर जिस तरह से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो भर्ती है वो वर्षवार के तहत की जाए, वर्षवार में उनको जो है शामिल किया जाए, तो निश्चित तौर पर जो है उसी मांग को लेकर वो वहाँ पहुँचे थे। लेकिन उस दौरान जो है पुलिस ने जब उनको जो है हिरासत में लेना शुरू किया, जब वह वहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे थे और आगे जाना चाहते थे आवास की तरफ, तो उनको वही बीच में रोका गया था और वह आगे जाना चाह रहे थे, तभी उनको जो है हिरासत में लिया गया। उसी दौरान का उनका आरोप है कि महिलाओं के द्वारा जो है उनके साथ छीना झपटी की गई, इसी दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई है। तो वह जो आरोप था, वह वीडियो जब वायरल हुई तो उसी वायरल के चलते जो महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं ज्योति रौतेला, उन्होंने उसका संज्ञान लिया और उसके चलते उन्होंने आह्वान किया कि वह आज इसके विरोध में जो है पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगी और ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने इस तरह की अभद्रता जो है महिलाओं के साथ की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी मांग करेंगी। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा क्या कुछ प्रदर्शन का असर देखने को मिलता है और प्रदर्शन महिला कांग्रेस की तरफ से किया भी जाता है या फिर उन्हें भी रोका जाता है, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से सामने आ रही है, जहां बनभुलपुरा रेलवे अतिक्रमण का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को सुनवाई करने वाला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां छावनी में तब्दील हुआ है बनभुलर क्षेत्र, जहां सुनवाई के चलते बनभुलपुरा क्षेत्र पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। आरपीएफ और पीएसी की उत्तराखंड में तैनाती कर दी गई है। पुलिस मौके पर तैनात है। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। 29 एकड़ में ये अतिक्रमण फैला है, जिसको चलते अब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां
बनभुल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 10 दिसंबर को, जिसके चलते छावनी में बनभुलपुरा क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। आरपीएफ और पीएसी उत्तराखंड की पुलिस मौके पर भी तैनात है, जहां पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। आपको बता दें कि 29 एकड़ में ये अतिक्रमण फैला है, जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर है, जिसके चलते इलाके में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल उद्यमी, ब्लॉगर्स और युवा इन्फ्लुएंसर से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ओर से जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने और शासन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय हो या हमारे अन्य कार्यालय हो, ये सभी विभिन्न विभाग जनता से आज सीधे संवाद कर रहे हैं। और आप सबने देखा होगा कि बीच बीच में कुछ एक समय पर मैं भी 1905 सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से दूर दराज के ऐसे लोगों से बात करता हूं, उनको जानकारी भी नहीं होती कि उनसे फोन पर बात होने वाली है। और कई बार वो जब कोई पहले बार फोन मिलाया जाता है तो कहते हैं कि अरे सच में बात कर रहे हैं क्या। तो उन सब लोगों से भी बात करते हैं। पहले शिकायतें दर्ज करवाने के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, परंतु आज एक ट्वीट कर दें, फेसबुक में कोई संदेश डाल दे तो तत्काल रूप से समाधान मिल जाता है या उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। वास्तव में सोशल मीडिया जनता और सरकार के बीच में एक बहुत मजबूत सेतु बन चुका है। एक पुल का काम करता है, समन्वय का काम करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, जो कम्युनिकेशन को बहुत सरल और पारदर्शी बनाने के साथ ही जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, उसको और संवेदनशील बनाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ा है, जिस प्रकार से इसकी रीच बढ़ी है, घर घर तक सोशल मीडिया पहुंचा है, वहीं कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने खड़ी हुई हैं और इसकी जो दुरुपयोग की घटनाएं हैं वो भी तेजी से बढ़ रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग जिन कामों में लगाना चाहिए वो उन कामों में नहीं लगाते हैं। इसको जहां पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए वो नहीं करते, बल्कि आइडियोलॉजी के स्तर पर वैचारिक रूप से लोगों के बीच में बांटने का काम करते हैं, डिवीजन करने का काम करते हैं। और हमारा जो एक सोशल सौहार्द है, सामाजिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने और सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं जो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सहायता के लिए बनाई जाती हैं, उनके लिए भी गलत धारणाएं फैलाने के लिए भी काम करते हैं। ऐसे समय में आप सभी लोग आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर आए हैं और मैं देख रहा हूं, मुझे जैसा बताया गया कि बहुत अपने अपने क्षेत्रों के बड़े सिद्धस्त लोग यहाँ पर आए हैं, जिनकी सभी क्षेत्रों तक पहुंच है, सभी क्षेत्रों तक उनकी पहचान है। तो हम सबका एक दायित्व है कि कोई भी भ्रामक बात है, झूठी बात है, अफवाहें हैं, तथ्यहीन है या समाज विरोधी सामग्री का तत्काल रूप से हमको जो है उसको चेक करना चाहिए, उसके फैक्ट चेक लगाएं और उसकी जो सही जानकारी है तथ्यात्मक रूप से उसको भी जन जन तक पहुंचा कर उस भ्रम को, उस संदेह को और उस फैब्रिकेशन को समाप्त करने का काम या उसको न्यूट्रलाइज करने का काम हम सब के माध्यम से या उसको मिनिमाइज करने का काम होना चाहिए। साथियों, कई बार नेगेटिव कंटेंट क्रिएटर्स सरकार, समाज, धर्म
अच्छे लोगों के बारे में, प्रदेश के गौरव से जुड़ी जो खबरें हैं उनको भी बहुत तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और अधिक व्यूज और क्या है, अधिक लाइक बटोरना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। जो सत्य चीजें होती हैं, जो तथ्य के साथ होती हैं, वो लंबे समय तक टिकी रहती हैं, क्योंकि झूठ का कोई आधार नहीं होता है। झूठ का महल वैसा ही होता है जैसे रेत का महल जिसको समझा जाता है, वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी धराशायी हो सकता है। और इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमको लाइक्स चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, फॉलोअर चाहिए। इस दौड़ के बीच में भी एक बारीक रेखा, एक छोटा सा बहुत डिफरेंस, जैसे कभी हम 49.9 पर हों और 50 से ऊपर आ जाएं, तो कई बार हमको ये नहीं पता लगता है कि हम 50 से ऊपर आ गए और कभी 50 से नीचे आ गए। इतनी बारीक रेखा होती है इन दोनों के बीच में। जैसे कहते हैं स्वाभिमान और अभिमान, इन दोनों के बीच में भी एक बहुत बारीक रेखा होती है। और ये भगवान की ही कृपा होती है जो मनुष्य समझ पाए कि मेरा स्वाभिमान अभिमान में तो नहीं बदल रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। डीजी हेल्थ ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश पर नैनीताल के सैनिटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की डीपीआर और फाइनेंशियल प्रपोजल शासन को भेजी जा चुकी है। कोर्ट ने इस काम के लिए एक निजी संस्था को भी नियुक्त कर दिया है। खंडपीठ ने सरकार को 1 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं की जगह पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए डायरेक्शन दी थी, तो उसी के इम्प्लीमेंटेशन में अभी कार्रवाई चल रही है। आज डायरेक्टर जनरल हेल्थ मेडिकल हेल्थ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अस्पताल बनाने के लिए जिस एग्जीक्यूटिव कंपनी को अपॉइंट किया गया है, एजेंसी को अपॉइंट किया गया है, उनके द्वारा वहाँ पर फीजिबिलिटी स्टडी कर ली गई है और जिसके अनुसार अस्पताल बनाने के लिए वो जगह उपयुक्त पाई गई है और उसके संबंध में जो फाइनेंशियल प्रपोजल है वो भी भेजा गया है और अभी इसकी डिटेल्ड डीपीआर बनाने की कार्रवाई शासन स्तर पर चल रही है। तो इसके लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है और अगले सप्ताह उनको कोर्ट को अवगत कराना है कि डीपीआर बनाने की कार्रवाई और जो फाइनेंशियल प्रपोजल है उसकी कार्रवाई कहाँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुर्बान अली और चुनाव कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की उपस्थिति में बार एसोसिएशन चुनाव कार्यालय की ओर से नामांकन पत्रों का विक्रय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 4, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 2, उपाध्यक्ष पद के लिए 1, महिला उपाध्यक्ष पद के लिए 2, महासचिव पद के लिए 3, संयुक्त सचिव प्रशासन के लिए 2, संयुक्त सचिव प्रेस के लिए 2, कोषाध्यक्ष पद के लिए 2, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1 और कनिष्ठ कार्यकारिणी महिला सदस्य पद के लिए 1 कुल 36 प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पत्र खरीदे गए। पदों के सापेक्ष जैसे अध्यक्ष पद में 4 लोग नॉमिनेशन फॉर्म खरीद चुके हैं और सेक्रेटरी पे जो है 3 लोगों ने, वाइस प्रेसिडेंट सीनियर पे 4 लोगों ने और इसके अलावा विभिन्न अलग अलग पदों में लगभग 50 नॉमिनेशन फॉर्म अब तक बिक चुके हैं। आज 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री होगी। कल नॉमिनेशन फॉर्म जमा होंगे। कल 4 बजे तक जो है 3 बजे तक नॉमिनेशन फॉर्म जमा होने का समय है। परसों को नॉमिनेशन फॉर्म पे स्क्रूटनी होगी और विड्रॉल होगा और उसके दूसरे दिन अगले दिन इसको कंफर्म कर लिया जाएगा कि कितने लोग लड़ने के योग्य ठहराए गए हैं एज पर नॉमिनेशन फॉर्म। और इसमें वोटिंग की जो तिथि है 12 तारीख को जनरल हाउस गैदरिंग होगी। यहाँ पे अपनी अपनी बात रखेंगे पदाधिकारी जो प्रपोज्ड हैं, जो लड़ रहे हैं, और 15 तारीख को सोमवार के दिन इलेक्शन है, मतदान। जौनसार बावर के आराध्य देव छत्रधारी चालदा महासू महाराज खत पशगांव स्थित दस्यु मंदिर से अपने नए प्रवास की यात्रा पर निकल पड़े हैं। बीते 2.5 सालों से महाराज इस क्षेत्र में प्रवास पर विराजमान थे। उनके प्रस्थान के अवसर पर क्षेत्र के 15 गांवों से हजारों ग्रामीण एकत्रित हुए और नम आंखों के साथ महाराज की भव्य विदाई की।
बताया जा रहा है कि बीते 1 महीने से ग्रामीण इस विशेष दिवस की तैयारियों में जुटे हुए थे। चालदा महाराज अपने गर्भगृह से बाहर आए और भक्तों के जयकारों के बीच हिमाचल प्रदेश के शिलाई क्षेत्र की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर महाराज का पड़ाव रहेगा। महासू महाराज 14 दिसंबर को शिलाई क्षेत्र के पश्चिमी गांव स्थित चालदा महासू महाराज मंदिर में विराजमान होंगे। जानकार बताते हैं कि चालदा महाराज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्थान बदलते रहते हैं और किसी भी स्थान पर उनके रहने का एक निर्धारित समय होता है। इसी परंपरा के चलते अब महाराज की वापसी का इंतजार लगभग 40 साल तक रहेगा। इस भावुक पल में क्षेत्र में गहरा आध्यात्मिक माहौल रहा और श्रद्धालुओं के चेहरे पर गर्व के साथ साथ विदाई का दर्द साफ झलक रहा था। ये चालदा महाराज जी है हमारे, ये जो हमें भी मतलब इतिहास जो हमने अपने बुजुर्गों से ही सुना है, क्योंकि जब ये पहली बार आए थे तो हमें भी इसका ध्यान कितने वर्षों बाद हमने भी नहीं देखा, कितने वर्षों बाद आए थे। वहाँ से ना हिमाचल से आते हैं, ये पूरा जौनसार का भ्रमण करते हुए इधर मोहना, इधर बल्कि वहाँ से फिर आगे जाके इधर नराया भाखड़ी में, फिर वहाँ पे जाते हैं, दसों में रुकते हैं ये ना। उसके बाद अभी ये आज इनकी जैसे विदाई है तो लाखों श्रद्धालु इनकी श्रद्धा में सभी मतलब पूरे जौनसार बावर की आस्था के एक वो है ये केंद्र ना। तो वहाँ से ही अब वहाँ पे बुपोह में, वहाँ से आज मंदिर से बाहर निकलेंगे तो बुपोह में या उनके मयार में वहाँ पे बागड़ी, समझ लो बागड़ी एक रात को रुकेंगे। उसके बाद ये वहाँ चले जाएंगे वापस हिमाचल। महाराज हमारे दसों में 2.5-3 साल रहे, बड़ा खुशी महसूस हुई, क्षेत्र के लोगों को बहुत खुशहाली आई। और आज जब जाने का विदा का समय आ रहा महाराज का, तो बड़ी उदासी और मायूसी क्षेत्र के लोगों में है। जब से महाराज आए हैं तब से जौनसार बावर क्षेत्र में पूरी खुशहाली और सुख समृद्धि आई है। और अब इस बार हमने पहली बार सुना कि हिमाचल के सिरमौर जिले के शिलाई में पश्चिमी में जा रहे हैं महाराज। ये इतिहास में शायद पहली बार हमने सुना है बुजुर्गों से, आज तक ऐसा वहाँ नहीं कि मतलब वहाँ गया कि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन महाराज की इच्छा है, महाराज तो महाराज हैं, जहाँ उनकी इच्छा होगी वहाँ जाएंगे। और बहुत ही अभी जो रूटीन बनाया है खतपुर गांव के लोगों ने, और पूरी जो 7 दिन की रूपरेखा है वो अभी बनी। अभी 7 तारीख को 8 तारीख को बाहर निकलेंगे महाराज जी अपने दरबार से दसों से, और एक रात वहीं रहेंगे। कुंवर सिंह जी छतरान जो दसों में उनके यहाँ रहेंगे, फिर बुपोह में रहेंगे, पूरी रूपरेखा मयार में रहेंगे, और उसके बाद हिमाचल के द्राविल में रहेंगे। और उसके बाद 14 तारीख को महाराज अपने महल में पश्चिमी हिमाचल में विराजमान करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एससी यानी कि अनुसूचित जाति में किसी जाति को शामिल करना या हटाने का अंतिम अधिकार भारत की संसद के पास है। हालांकि ये प्रक्रिया राष्ट्रपति की अधिसूचना और राज्य सरकारों और संबंधित आयोगों की सिफारिशों के माध्यम से होती है, जहां राष्ट्रपति किसी जाति को ऐसे घोषित कर सकते हैं, लेकिन बदलाव संसद के कानून से ही संभव है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है, ऐसा कैसे हुआ है। उत्तराखंड में 48 नई जातियों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी की सूची में शामिल करने का विवाद एक बार फिर से विवादों में है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार निवासी एक महिला की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिवों के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सभी अधिकारियों से 4 हफ्ते में स्पष्ट और तथ्यपूर्ण जवाब देने को कहा है। हरिद्वार की महिला ने 2013 और 14 में जारी किए गए उन शासनादेशों को चुनौती दी है, जिनमें राज्य सरकार ने 48 गैर अनुसूचित जातियों को सुप्रीम कोर्ट सूची में शामिल करने का निर्णय लिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि निर्णय संविधान के खिलाफ है। महिला की याचिका में मुख्य तर्क ये दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने अथवा हटाने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और संसद को है। राज्य सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वो अपने स्तर पर किसी जाति को सुप्रीम कोर्ट में शामिल करते, इसलिए 2013-14 में जारी किए गए शासनादेश असंवैधानिक है और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।
देखिए 2014 में जब 48 जातियों को सम्मिलित करने का काम उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया, तो हरिद्वार के जो निवासी हैं उन्होंने इसमें याचिका डाली और जिसकी सुनवाई लगातार चल रही थी। एक बार फिर जिसका खुलासा हुआ, एक बार फिर हाई कोर्ट ने जो है समाज कल्याण के अधिकारियों को तलब करने का काम किया, उनको नोटिस भेजा है कि आप बताएं कि किस तरीके से आपने 48 जातियों को इसमें सम्मिलित करने का काम किया, क्योंकि ये काम हमारी केंद्र की एजेंसियों का होता है, केंद्र सरकार का होता है। संसद में ये पारित होता है, राज्यसभा में ये पारित होता है, या एक विशेष बैठक बुलाकर के कैबिनेट की उनके द्वारा ये सब जो है एक संविधान के तहत इन सारी चीजों को करने का काम होता है। राज्य सरकार का ये अधिकार नहीं है। लेकिन उस वक्त तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, तो अपनी मन मर्जी से उन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ ऐसी जातियों को जो इस दायरे में नहीं आ रही थी लेकिन उनको फायदा पहुंचा रहा था, क्योंकि उनके अपने वोट बैंक की वो राजनीति हो रही थी, तो वहां पर उन्होंने 48 जो हमारे अलग अलग जातियां हैं उनको ऐसी समाज का बनाने का काम किया, क्या ताकि उनका एक वोट बैंक मजबूत हो सके। लेकिन इसमें जो हनन हुआ अधिकारों का, वो वाकई उन दलित समाज के लोगों का हुआ जिनका ये अधिकार है, जो इस अधिकार के तहत अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन उनके जो लाभ हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं, चाहे उसमें मैं नौकरी की बात करूं, चाहे किसी भी तरीके की कैटराइज की बात करूं, तो उनका अब पिछले पायदान पर नाम चला गया है, क्योंकि अब दलित समाज जो है और जो अन्य जातियां हैं वो उनको प्राथमिकता दिए जाने लगी है। तो मुझे लगता है कि आज हाईकोर्ट ने इन सारी चीजों को एक बार फिर हरिद्वार जो निवासी हैं उनकी याचिका का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तलब किया है समाज कल्याण के। और क्योंकि तत्कालीन अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि जो इस समय वर्तमान में समाज कल्याण अधिकारी होंगे उसमें सरकार उनको हाईकोर्ट में जवाब देने का काम करेगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से नियमों को ताक पे रखकर ये सब इन सारी जातियों को एक अपने फायदे के लिए सम्मिलित किया ऐसी कैटेगराइज में, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस मानसिकता को झलकाता है। और आज हाईकोर्ट ने एक बार फिर तलब किया। मुझे लगता है कि हाईकोर्ट पर टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट को कांग्रेस के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और जो लोग हैं सम्मिलित इसमें अधिकारी, उन सबको तलब करना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि 26 जनवरी 2016 को जारी जियो के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विशेष न्यायालयों की भी स्थापना नहीं की गई है, जबकि SC/ST अत्याचार निवारण कानून के प्रभावी पालन के लिए इन न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य है। लेकिन न्यायालय न होने की वजह से पीड़ितों को न्याय पाने में कठिनाइयां आ रही हैं। अब इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी वाले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता दलीलों में जुटे हैं। 2013-14 में उत्तराखंड की जिन 48 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया, बहुत लंबे समय से वो इसकी मांग कर रहे थे। उनकी सामाजिक स्थिति और परिस्थिति का परीक्षण किया गया और जब ये परीक्षण में पाया गया कि इनको अनुसूचित जाति में रखे जाने की जरूरत है, तभी जो है इस प्रकार का शासनादेश जारी हुआ है। अगर माननीय न्यायालय में ये प्रकरण गया है, माननीय न्यायालय ने अगर जो है नोटिस जारी की है, तो निश्चित तौर पर संबंधित विभाग इसका जवाब माननीय न्यायालय को देंगे। और क्योंकि समाज के विभिन्न तबके अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनको भी सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है, उनको भी सबके समान आगे बढ़ने और पढ़ने का अधिकार है। और जब भी सरकार कोई शासनादेश जारी करती है तो उसके संबंध में पूरा परीक्षण होता है, सामाजिक परिस्थितियों को देखा जाता है और जब इसकी ज़रूरत महसूस होती है तभी इस प्रकार के शासनादेश जारी होते हैं। मुझे लगता है कि पिछड़े तबकों को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी शासनादेश की आवश्यकता है और सरकार को इस प्रकार के फैसले लेने की आवश्यकता है, तभी इस प्रकार का फैसला तत्कालीन सरकार ने लिया होगा। राज्य में अनुसूचित जनजाति की घोषणा 1967 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से जौनसारी, थारू भूटिया, बोक्सा, राजी आदि को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित आधिकारिक अनुसूचित जातियों की सूचना में आद धर्मी, वाल्मीकि, चूड़ा, भंगी, बंगाली, चमार, जाटिया चमार, रेगर, रेगर, रामदासी, रविदासी, जाटव, डोम, महाशा, डूम, खटीक, कोरी, कोली, पासी और शिल्पकार शामिल हैं। लेकिन बाद में कई अन्य जातियों को इसमें शामिल किया गया, जिस पर अब विवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।